हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी की स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट 6। हमने 5 मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज भी हमने हर टॉपिक से क्या है क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, तो आज मॉक टेस्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो वांडम्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो वांडम्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो जो संधि विच्छेद है, जो संधि है, पहले बात करते हैं कि जो संधि है वो क्या है। तो दो शब्द या वर्णों के मिलने से जो ध्वनि का परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो और जो संधि विच्छेद है जो संधि को अलग करता है। तो इसमें जो वांडम्य का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, वाक्मय। ठीक है, अब जो वाक्मय है, ठीक है, तो ये कौन सा व्यंजन है, तो ये कौन सा व्यंजन है आपका, सॉरी ये कौन सा संधि है, संधि विच्छेद है, तो ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सा, व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि कैसे है। अब व्यंजन संधि की पहचान कैसे होती है, हमें क्या पता कि ये कैसे है कि ये व्यंजन संधि है, तो ये कैसे है। ठीक है, तो व्यंजन है, जैसे इसमें क्या है, ये व्यंजन बदलता है। जब व्यंजन बदल रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन बदल रहा हो तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, अब व्यंजन इसमें कैसे बदल रहा है, जैसे कि वाक, ये क्या है, ये भी आपका क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो जब वाक में, अब जब कै और ये मैं मिलकर क्या बनाते हैं, अणे। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये भी क्या है आपके, जब व्यंजन बदल रहे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि आपका ये होता है दिग्गज। ठीक है, जब इसमें क्या है, यही होता है ना दिग्गज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिक। ठीक है, दिक और गज, दिक गज। ठीक है ना, जब व्यंजन बदल रहे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संधि विच्छेद व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो एक कै और गे है, तो जो एक कै है ये क्या है, व्यंजन है। इसमें क्या है, आपका स्वर छुपा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका स्वर छुपा होता है, तो ये क्या है, कै और ए, ये क्या बनता है आपका, कै हलंत। ठीक है, कै हलंत। तो इसी में क्या है, आपके कै में क्या है, स्वर छुपा हुआ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, दिक गज। क्लियर है ना, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाक्मय। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो निम्नलिखित में से किस शब्द में अयाधि स्वर संधि है, अयाधि स्वर संधि है, तो इनमें से कौन सी है अयाधि स्वर संधि। तो क्या है अयाधि स्वर संधि, तो जब ए ओ औ के बाद आपका क्या आ जाए, स्वर आता है। जब ए ओ और औ के बाद में क्या आता है, स्वर आता है। ठीक है, तो के बाद में क्या आता है, स्वर आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अयाधि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए के बाद आया स्वर। ठीक है, ए के बाद स्वर आता है तो वो क्या बनता है, ए। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए के बाद, इस ए के बाद स्वर आता है, ठीक है, स्वर आता है तो क्या बनता है, आए। ठीक है, ओ के साथ आता है तो अब, और औ के साथ आता है तो
आव। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कि आपको इन्हीं शब्दों से पहचान होगी कि ये आपकी अयाधी संधि है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए के साथ अगर कोई स्वर आया तो वो क्या बनेगा, ए। तो इसमें क्या है, जैसे कि यद्यपि, तो यद्यपि महर्षि पावक अन्वेषण, तो इसमें किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, द और ए। ठीक है, तो बना ये द। अब ये आया है, तो जो ये द है ये क्या है, द के साथ क्या है, ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, ये। तो जो ये क्या, द और ये क्या होता है आपका घ। ठीक है, तो यद्यपि होता है, यद्यपि होता है ये। ठीक है, तो ये जो द है ये क्या है आपका, ठीक है, व्यंजन। जब दो व्यंजन, जब दो स्वर आपस में, जैसे कि इसके साथ भी ए है, और जब ये क्या है, ये क्या होता है, ए और किसी स्वर का जो वो मेल होता है, तो क्या बनता है, ये। तो इन दोनों क्या है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अयाधी संधि, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए और ये, तो ये क्या बनता है, ये बनता है ना। तो ये क्या है, इसमें क्या है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, अयाधी स्वर संधि हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यद्यपि। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कतर बयोत, कतर बयोत में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, जब आपको पता है कि जब और की बात आती है, ठीक है, और की तथा की बात आती है, तो वो किस कौन सा समास होता है, वो होता है आपका दृढ़ समास। ठीक है, समास क्या होता है, दो शब्दों को छोटा करना। ठीक है, क्या होता है कि दो शब्दों को छोटा करना। क्लियर है, तो समास दो शब्दों को छोटा करना होता है, आंसर क्या हो जाएगा, दृढ़ समास हो जाएगा। ठीक है, तो दृढ़ समास में क्या होता है कि जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों जो है पद बराबर होते हैं। तो इसमें क्या है कि कतर बयोत, दोनों क्या है, ये बराबर है। ठीक है, कतर बयोत का मतलब होता है कि घटाना या बढ़ाना। ठीक है, घटाना या बढ़ाना। ठीक है, कतर काट या छांट, काट या छांट। ठीक है, ये दो मतलब होते हैं कतर बयोत के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका समास से है कि शाखा मृग, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है, समास है, तो वो है आपका बहुव्रीहि समास, शाखा मृग। ठीक है, कौन सा, बहुव्रीहि समास, जहां शब्द का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर आ जाए। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो जो बहुव्रीहि समास है, ठीक है, और जो ये जो शाखा मृग है, ये क्या है, शाखा मृग को कहते हैं जो शाखा पर रहने वाला मृग, यानी कि वानर। ठीक है, वानर, वानर जो वृक्ष पर रहने वाला, वृक्ष जो शाखा पर रहने वाला। ठीक है, जो शाखा पर रहने वाला मृग, उसको क्या कहेंगे, वानर कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे कि पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, तो वो क्या हो जाएगा, कृष्ण जी। ठीक है, ठीक है, तो चतुर्भुज, चतुर्भुज,
ठीक है। तो एक होता है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वो क्या हो जाएगा, विष्णु। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, वो बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ठीक है, याद रहेगा जब बात किसी तीसरे पे आती है तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द से पहले लगता है। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द से पहले लगने वाले भाग को हम क्या कहेंगे, शब्द से, मूल शब्द से पहले लगने वाले भाग को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये गे के नीचे हलंत लगा लेना। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। प्राग्ञ का मतलब क्या होता है, पूर्व, पहले। ठीक है, पूर्व क्या होता है, पूर्व या पहले। ठीक है, प्रागैतिहास यानी कि इतिहास से पहले। क्या मतलब है इसका, इतिहास से पहले। ठीक है, इतिहास से पहले इसका आंसर हो जाएगा प्राग्ञ। प्राग्ञ मतलब पूर्व, पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाणिक, प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के बाद लगता है। ठीक है, मूल शब्द के बाद वाला भाग। ठीक है, तो मूल शब्द के बाद सही अलगाव क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रमाणिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अंत में जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रमाणिक, प्रमाणिक, ये क्या बना आपका, प्रमाणिक। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है प्रमाणिक का मतलब होता है कि सच्चा। ठीक है, क्या होता है, और विश्वसनीय। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, दो मतलब होते हैं इसके प्रमाणिक के। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका, प्रमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोते से उड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तोते से उड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो वाच्य क्या होता है आपका, वाच्य क्या है, तो क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म या भाव से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। किसका, क्रिया का संबंध, क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता से। ठीक है, और कर्ता से, कर्म से, भाव से, कर्ता से, कर्म से और भाव से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो भाव, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तोते से उड़ा नहीं जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। इसमें उड़ा नहीं जाता, क्या है, इसमें भाव का प्रधान हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जब कार्य होने और ना होने की स्थिति आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें जो उड़ा नहीं जा रहा, उससे कार्य नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। ठीक है, तो क्या है कि उड़ा नहीं जाता यानी कि भाव प्रधान हो रहा है। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता मतलब कार्य नहीं हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि ना होने की स्थिति होती है और होने की, कार्य होने की और ना होने की स्थिति हो। ठीक है, स्थिति हो उसे हम कहते हैं, या फिर बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, तो
जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके भाववाच्य हो जाएंगे। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ता गिरा। अब ये क्वेश्चन कल भी कराया था कि जो पेड़ है, ठीक है, उससे क्या है, ये पत्ता गिरा, ठीक है, अलग हो गया की जगह यदि वाक्य हो तो वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, ठीक है, वह घर से बाहर गया, तो घर से में कौन सा कारक होगा, जो घर से में कौन सा कारक होगा। तो मैंने आपको जो कारक के भेद में बताया था कि कर्ता ने करण से, ठीक है, अपादान से, तो क्या आएगा अपादान से, ये मैंने कराया था अपादान से, तो क्या आ जाएगा, और अपादान से आंसर क्या हो जाएगा अपादान कारक। लेकिन वाक्य जो कहता है वो क्या है कि पेड़ से पत्ता गिरा, वह घर से बाहर गया, तो घर से जब अलग होने की बात आती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जब अलग होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं अपादान, अलग होने का बोध उसे हम कहते हैं अपादान। ठीक है, क्लियर है, तो अपादान आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अब एक और ऑप्शन ले लेते हैं कि पेड़ जो फल है, ठीक है, अब ये पत्ता गिरा, यहीं पे अगर आपका पूछ लिया जाता है कि पेड़ से फल गिरा, मतलब फल भी अलग हो गया, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, जब दूर होने का अलग होने का भाव महसूस होता है उसे ही अपादान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि शब्द का सही विशेषण रूप क्या है। ठीक है, विशेषण क्या है जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, तो ऋषि शब्द का सही विशेषण क्या है, ऋषि, री सी, ठीक है, क्या है इसका सही विशेषण, तो क्या है ऋषि, तो ऋषि को क्या कहा जाता है, जैसे कि ऋषियों का ग्रंथ, ऋषियों का ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ऋषियों का ग्रंथ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आर्ट्स कहा जाता है, क्या आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ क्या है, ऋषियों से, ये क्या है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, जो ऋषियों से संबंधित है, क्या आर्ट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आर्ट्स वो क्या है आपका ऋषियों से रिलेटेड है, जैसे कि आर्ट्स परंपरा, आर्ट्स वचन, ये आर्ट्स ये किससे संबंधित है, आपके ऋषि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गाय अधिक दूध देती है, तो इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो जो गाय है वो ही तो अधिक दूध देती है। ठीक है, तो किसकी जो अधिक है वो किसकी है, किस जो अधिक है वो क्या है, दूध है। ठीक है, तो किसकी, दूध की, गाय तो दूध देती है लेकिन अधिक क्या दूध देती है, ठीक है, अधिक दूध देती है, तो वो किसकी विशेषता बता रहा है, अधिक दूध की। ठीक है, ठीक है ना, तो विशेषण क्या होता है, अभी बताया है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताए, उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि दूध की मात्रा अधिक है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, दूध आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक, ठीक है, जो प्रकार में पूछ लिया जाए कि ये कौन से प्रकार की विशेषण है, तो ये कौन से प्रकार की विशेषण हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब मात्रा की बात या परिमाण की बात आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, परिमाण वाचक। ठीक है, परिणाम वाचक, परिमाण वाचक विशेषण, जहां परिमाण की बात आती है, मात्रा की बात आती है। ठीक है, मात्रा की, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी क्या है, आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ज्यादा चीनी हो गई, थोड़ा पानी हो गया, तो ये सब मात्राएं बताने का जहां बोध हो तो वो क्या होगा आपका परिमाण वाचक विशेषण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह दंड देने के योग्य है,
4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ठीक है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, शब्द केवल संकेत्र मात्र है, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो हो जाएगा शुद्ध वाक्य। तो इसमें हो जाएगा कि जो शब्द है केवल संकेत मात्र है, तो जो केवल है वो किसके साथ लगता है? मात्र के साथ। ठीक है, जो मात्र शब्द का प्रयोग है वो किसके साथ होता है? सिर्फ केवल के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास केवल मात्र, तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एक घड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द केवल संकेत मात्र है, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद कल वर्षा होगी, ये वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आएगा? शायद, ठीक है, शायद पॉसिबिलिटी है। जहां शायद का बोध हो तो वो क्या होता है? कि संभावना है। ठीक है, कि संभावना है कि कल वर्षा होगी, तो शायद यानी कि संभाव्य, जहां शायद का भाव आ जाए तो वो क्या है? संभाव्य भविष्यत। ठीक है, क्या है? संभाव्य भविष्यत। तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जहां आपको शायद, संभवत, ठीक है, संभवत या फिर कदाचित, तो जब आपको ये शब्द दिख जाए तो इन शब्दों से आपको क्या है? पहचान होगी कि ये आपके क्या होंगे? संभाव्य भविष्य काल होंगे। ठीक है, वाक्य में क्या है? निश्चित नहीं है। ठीक है, केवल अनुमान है। जहां आपको निश्चित ना हो के अनुमान महसूस हो, अनुमान लगाना पड़े, तो वो क्या है? संभाव्य भविष्यत है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे कि वह कल आ सकता है, तो इसमें क्या हो रहा है? कि वह कल आ सकता है। ठीक है, संभावना है। ठीक है, कि वह कल आ सकता है। ठीक है, अनुमान लगाया है, तो वो क्या हो जाएगा? संभाव्य। ठीक है, ऐसे भी आपका क्या है? कोई भी ऑप्शन आ सकता है जिसमें चीजें क्या होती हैं कि निश्चित नहीं होती, जो कार्य है वो निश्चित नहीं होता, उसी को हम कहते हैं संभाव्य। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि वो तद्भव होगा। ठीक है, तत्सम नहीं है, तो ये क्या है? कपाट, कीटक, कुंभकार, ये कल भी करवाया था। ठीक है, ये क्या है? कढ़ा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कढ़ा। ठीक है, कढ़ा जो शब्द है वो क्या है? कढ़ा जो शब्द है वो क्या है आपका? तद्भव। ठीक है, तद्भव है, तो तद्भव शब्द है। और जो तत्सम है वो क्या है? सीधे क्या है? संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत से लिए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं तत्सम। तो संस्कृत से, तो कपाट, कीटक, कुंभकार, ये आपके क्या हो गए? संस्कृत शब्द। क्लियर है? यानी कि तत्सम। ठीक है, तो जैसे कीटक, कुंभकार, ये सब आपके संस्कृत मूल शब्द है। तो जो तत्सम शब्द होते हैं मूल रूप से सुरक्षित, और जो ये होते हैं तद्भव, ये क्या है? डेली बोले जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, उसमें यूज किए जाते हैं ये शब्द डेली प्रयोग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अट्टालिका का सही तद्भव रूप क्या है? तद्भव अट्टालिका यानी कि अटारी। ठीक है, अट्टालिका मतलब होता है अटारी, तद्भव है ये। ठीक है, लेकिन जो अटारी है, ठीक है, वो अटारी क्या होती है? जो छत का ऊपरी भाग का हिस्सा होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? छत, जो छत का या फिर कमरे का ऊपरी भाग, छत का या कमरे का ऊपरी भाग, उसे हम बोलते हैं अटारी। ठीक है, छत वाला कमरा। तो अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अटारी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका? तत्सम। क्या था? तत्सम शब्द था, जो कि संस्कृत शब्द था,
अटारी क्या है? तद्भव, ठीक है, जो संस्कृत से बदला हुआ शब्द होता है, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है ना। तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं तो उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या होता है कि कई प्रत्यय लगाए जाते हैं या जोड़े जाते हैं, ठीक है। क्या है कि प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय लगाए जाते हैं, ठीक है, कई प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो कवि जो कि कविता लिखने वाला, और जो लिखने वाला यानी कि पुरुष, ठीक है, क्या है ये? पुरुष। और जो कवयित्री, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कवयित्री। ये मतलब आया ना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, कविता लिखने वाली स्त्रीलिंग, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? कवित्री। क्लियर है। तो ये क्या है? जो हिंदी की जो प्रसिद्ध कवित्री थी वो कौन थी? महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महान शब्द का सही उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री रूप क्या होगा? तो क्या होगा? महान। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये उत्तरावस्था क्या है। उत्तरावस्था का अर्थ जो होता है कि तुलना की अवस्था होता है। क्या? तुलना की अवस्था, ठीक है, तुलना की अवस्था। तो जब तुलना हो रही होती है, जैसे महान का तुलना रूपक जो होगा, तुलनात्मक रूपक जो होगा वो क्या होता है? महत्तर, ठीक है, महान महत्तर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हिंदी में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, क्या होती है विशेषण की? जो विशेषण की कितनी 3 अवस्थाएं होती हैं, तो वो कौन सी होती है? ठीक है, तो वो कौन सी होती है? एक होती है आपकी सामान्य, ठीक है, एक होती है सामान्य, एक होती है उत्तरावस्था, ये, ठीक है, उत्तरावस्था। और जो तीसरी होती है वो क्या होती है? उत्तमावस्था, ठीक है, उत्तमावस्था। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा गया है? उत्तरावस्था, ठीक है। जैसे कि बड़ा, ठीक है, बड़ातर और सबसे बड़ा। जो बड़ा है ये सामान्य बड़ा है, ये क्या है? बड़ातर, और इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसमें जो बड़ातर है वो क्या है? महत्तर है, ठीक है। उत्तरावस्था में क्या आएगा? बड़ातर, ठीक है। जो संस्कृत प्रभावों वाले शब्दों में क्या होता है? तर और तम लगता है। तो ये क्या है? संस्कृत वाले शब्दों में क्या लगता है? तर और तम, ठीक है, उत्तरावस्था में, ठीक है ना। और महत्तर का मतलब क्या होता है? जो अधिक महान होता है, अधिक महान, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में क्या है? पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चतुर मतलब चालाक, ठीक है, तो उसका जो पर्यायवाची नहीं है, तो उसका जो चालाक का क्या हो जाएगा? प्रिय। तो जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। कौन से? समान अर्थ वाले, ठीक है, जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे चतुर का जो अर्थ है वो क्या होता है? बुद्धिमान या कुशल, ठीक है, क्या होता है इसका? बुद्धिमान या कुशल,
चालाक, ठीक है, ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची है। लेकिन जो पूछा है कि नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नागर पटु, ठीक है, ये नागर पटु और ये क्या है, दक्ष। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो नागर पट्टू और दक्ष, ये क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके पर्याय हैं, किसके, चतुर के। और जो नहीं है वो क्या है, देवप्रिय, ठीक है, देवप्रिय, जो कि आपके चतुर से क्या है, मेल नहीं खाता है। पर्यायवाची से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्ज और अब्द शब्द युगम का सही अर्थ भेद क्या है। अब्ज और अब्द क्या होगा, अब्ज मतलब क्या होता है, कमल, ठीक है, अब्ज और अब्द, ठीक है। तो अब्ज मतलब क्या होता है, कमल, और जो अब्द मतलब होता है वो क्या होता है, वर्षा, ठीक है, कमल और वर्षा, ठीक है। अब्ज का मतलब होता है कमल, अर्थ का वर्षा, अब्द का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कमल और वर्षा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जो अब्ज और ये अब्द है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि समान उच्चारण वाले शब्द हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि कभी कभी अर्थ अलग निकल के आता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों को हमें क्या कहा जाता है, शब्द युगम कहा जाता है, ठीक है। जब अर्थ अलग निकल के आता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं कि शब्द युगम, ठीक है, क्या, शब्द युगम। डेफिनेशन भी क्या है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, याद रखना, ठीक। जैसे कि जो अब्ज है, इसका जैसे कि अब्ज है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपके जो जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जल में उत्पन्न वाले, जो जल में उत्पन्न होते हैं उनसे कहते हैं अब्ज। और ये अब्ज क्या होता है, जो वर्षा साल या साल से संबंधित हो इसका, ठीक है, उसे हम कहते हैं अब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो द्विज शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो कौन सा अर्थ है जो सही नहीं है, तो कौन सा है, ठीक है। तो द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब क्या होता है कि 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, उसे क्या कहा जाता है, द्विज कहा जाता है, ठीक है। द्विज को ब्राह्मण कहा जाता है, क्या, ब्राह्मण, ठीक है, क्या कहा जाता है, ब्राह्मण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि जो अर्थ सही नहीं है, लेकिन द्विज को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये क्या है, आंसर नहीं है। जो ये पक्षी, दांत, सिन, दांत क्या है, ठीक है, जो दांत है वो भी 2 बार 2 बार आते हैं, ठीक है, दांत भी क्या है, 2 बार आते हैं आपके, ठीक है, क्लियर है। जो जो पक्षी है, जो पक्षी है वो भी क्या है कि वो अंडे और जन्म दोनों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, किससे, अंडे से और जन्म से, ठीक है, दोनों से होते हैं वो भी, ठीक है ना। पक्षी, दांत, ब्राह्मण, ये क्या हो गए आपके, द्विज के हो गए, ठीक है। इसमें पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंह, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका, सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिंह का अर्थ है वो क्या है, द्विज नहीं होता है। संस्कृत शब्दों में क्या है, ये अनेक अर्थ होते हैं इसके, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रश्न क्या है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकिंचन वाक्यांश के लिए सही अर्थ क्या है। जो कुछ ना करता हो, जिसके पास कुछ ना हो, जो सब कुछ जानता हो या जो कम बोलता हो, तो वो क्या है, जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं, जिसके पास
कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। तो अकिंचन का मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है, क्या होता है? गरीब। तो इसका जो लगने से इसका जो अर्थ है वो क्या हो गया? नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। ए का मतलब ही होता है हिंदी में ना, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो ए का जो मतलब होता है वो होता है हिंदी में ना। तो क्या हो जाएगा? वो जिसके पास कुछ ना हो, तो वो क्या हो गया? गरीब। जैसे कि निर्धन, ठीक है। तो ये क्या है? इसके अर्थ है ये, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन, ठीक है। जिसके पास धन नहीं होता उसे बोलते हैं अकिंचन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेदज वाक्य के लिए एक सही शब्द का अर्थ क्या है? स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाला, या अंडे से उत्पन्न होने वाला, या कीचड़ से, या फिर स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वेदज, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि पसीने से उत्पन्न होने वाला। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? पसीने से उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहेंगे? स्वेदज, ठीक है। तो जय का मतलब, अब स्वे का मतलब क्या होता है? पसीना, ठीक है। श्वेत का मतलब क्या होता है? पसीना, ठीक है। और जय का मतलब मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, ठीक है। जय का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना, ठीक है। तो स्वेदज मतलब कि पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो कौन सा हो जाएगा ये? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। वो क्या होता है? जब किसी वस्तु की संभावना क्या होती है? जब किसी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है? वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो यहाँ पे क्या है? चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है। मान लो कि जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा को खिलौने के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है, कल्पित किया गया है। तो जो मानो जैसा लगता है, ठीक है, मानो, इसमें क्या है? मानो जैसा लगता है। तो आपको ऐसे जो शब्द अगर दिख जाते हैं तो उनसे उत्प्रेक्षा की क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है इन शब्दों से, ठीक है। तो ये क्या है? शब्द इंपॉर्टेंट है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है ना। तो इसमें कौन जो काव्य को क्या है? सुंदर और कल्पनाशील बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मतलब कि मुख मानो चंद्रमा हो, ठीक है। मुख मानो चंद्रमा हो, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे मानो आया ना, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा है? विभावना अलंकार, ठीक है। कौन सा? विभावना अलंकार, ठीक है। अलंकार है वो क्या होता है कि बिना कारण कार्य होना, ठीक है। तो बिना कारण कार्य होना बताया इसमें, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? विभावना, ठीक है। तो जैसे यहाँ बिना पैर चले और बिना कान सुने की जो बात की गई है, बिना, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? बिनु पद चले। तो यहाँ पे बिना पैर चले, ठीक है, बिना कान सुने, ठीक है, बिना पैर चले बिना कान सुने की यहाँ पे क्या है? बात की गई है। जो अलंकार है ये क्या उत्पन्न करता है? ये आश्चर्य उत्पन्न करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है इसमें? क्या है? बिना कारण,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्तौड़ की वीर गाथाएं सुनकर खून उबलने लगता था। तो इसमें कौन सा काव्य गुण है, चित्तौड़ की वीर गाथाएं सुनकर, ठीक है, चित्तौड़ की, तो उसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा गुण है, ये ओज गुण है। क्या है, ओज गुण कहलाता है ये आपका, ठीक है। तो ये ओज गुण है, ये क्या है, आपके वीरता और उत्साह को क्या करता है, प्रकट करता है, ठीक है, ओज गुण वीरता और उत्साह को, ठीक है। तो ये क्या, ओज गुण क्या है, वीरता और उत्साह को उत्पन्न करता है। तो वीर गाथाएं सुनकर खून उबलने लगा, जहां आपको वीर दिख जाए तो वो क्या है, आपका ओज गुण है, ठीक है। तो वीर रस को ही, वीर रस में क्या है, ओज गुण अधिक मिलता है, ठीक है, ओज गुण, ठीक है। तो हिंदी काव्य में कितने, 3 मुख्य गुण है, कौन कौन से, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण, ठीक है, माधुर्य और प्रसाद, ये क्या है, 3 गुण है, ठीक है ना, काव्य गुण के। तो जो ओज गुण है वो क्या है, आपकी वीरता और उत्साह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, क्या, शोक, ठीक है। काफी बार ये रस से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, शोक होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो दुखद घटना है, जो इसमें दुखद घटना है, ठीक है, उसका क्या है, इसमें दुखद घटना से ही क्या है, करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है, दुखद घटना से, तो उसी को क्या कहा गया है, शोक कहा गया है, ठीक है। तो जो रामायण में भी जो कई प्रसंग होते हैं, ठीक है, रामायण के जो प्रसंग होते हैं वो भी क्या है, करुण रस से लिए गए हैं, ठीक है, करुण रस से, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवे छंद के विषम 1 और 3 और सम 2 और 4 चरणों के क्रमश कितनी मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो जो बरवा क्या है, एक मात्रिक छंद है, क्या है ये बरवा, एक मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद है, ठीक है, क्या, बरवे, ठीक है। इसमें क्या है, जो विषम चरण है, जो विषम चरण है, ठीक है, उसमें क्या है कि 13 मात्रा होती है, कितनी, 13, और सम में कितनी होती हैं, 11, ठीक है, सम में 11 मात्राएं होती हैं। कविता काव्य में क्या है कि जो छंद व्यवस्था है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो छंद कविता को लय प्रदान किया गया है, क्या, लय प्रदान करता है, जो छंद कविता है वो क्या है, लय प्रदान करता है, लय प्रदान, ठीक है ना। तो जो ये बरवा छंद है, बरवे छंद है, ये क्या है, ये क्या है, एक लोक काव्य में प्रसिद्ध है, ठीक है, किसमें, लोक काव्य में ये क्या है, प्रसिद्ध है, क्लियर है। तो कितनी होती है, 13 और 11, विषम में 13, सम में 11, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, कितनी, 16 मात्राएं होती हैं। और जो रामचरितमानस है उसमें क्या है कि उनकी चौपाई छंद में लिखी गई है ये, ठीक है, कितनी मात्राएं होती है, हर चौपाई छंद में कितनी होती है, 16 मात्राएं होती हैं, क्लियर है। ये भी पूछा जाता है। और हर चौपाई के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, कितने, 4 चरण होते हैं, ठीक है। और
सरल और गय छंद माना जाता है। ठीक है, गय छंद। ठीक है, क्या माना जाता है? सरल और गय छंद से माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो वो है प्रयोग है वो कहाँ होता है? लोक भाषा में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? लोक भाषा में होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जो कांट की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल जाता है, या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। इसका हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखा दिया एंड वक्त पे। ठीक है, मतलब कि इनकार कर दिया। ठीक है, एंड मोमेंट पे इनकार करना। ठीक है, तो इनकार करना का मतलब होता है कि धोखा देना या मना करना। ठीक है, वक्त पर। ठीक है, वक्त पर धोखा देना या मना करना, जरूरत पड़ने पे उसने अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास की काव्य धारा के कवि थे। किस काव्य धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा, ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा, या प्रेमाश्रयी सूफी शाखा, या कृष्ण भक्ति शाखा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा। ठीक है, तो वो क्या थे? जो कबीरदास थे वो क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, ये तो क्या थे ये? कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ठीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा। ठीक है, क्लियर है ना। तो उन्होंने क्या करा था कि जो ईश्वर को निराकार माना था। ठीक है, उनकी जो भाषा थी वो क्या थी? कल भी बताया था कि जो सदुक्कड़ी है वो थी। भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। ठीक है, कड़ी। ठीक है, तो कबीर ने अंधविश्वास का क्या करा था? अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, अंधविश्वास का विरोध। क्लियर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा, जो कि कबीरदास को कहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर है जो, वो क्या है? प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र है वो क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? एक प्रसिद्ध प्रमुख क्या है? रचना है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रसिद्ध रचना है ये। ठीक है, तो महाभारत युद्ध पर ये क्या है? एक आधारित महाकाव्य है। क्या है ये? महाभारत पे महाकाव्य है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है? आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि जो महाभारत पर आधारित महाकाव्य कौन सी है? तो वो कौन सी है? रामधारी सिंह की है। ठीक है, तो दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कवि। ठीक है, तो दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, क्योंकि जो उनकी कविताओं में क्या है? ओज गुण मिलता है। क्या मिलता है? ओज गुण। कविताओं में क्या मिलता है? ओज गुण। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो रश्मिरथी है, ठीक है, तो जो रश्मिरथी है वो क्या है? उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, रश्मिरथी।
ठीक है, क्या है, रश्मि थी। ये क्या है, अन्य कृति है ये, ठीक है, प्रसिद्ध कृति। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर की जो रचना है किस भाषा में की गई थी। तो वो जो सूरसागर की रचना है किस भाषा में की गई थी, तो सूरसागर की जो रचना है वो पहली बात किसने करी थी, सूरदास ने करी थी। ठीक है, सूरदास ने। ठीक है, और किस भाषा में करी थी, तो वो करी थी ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में करी थी। जो ब्रज भाषा को क्या है कि माधुर्यपूर्ण, क्या है, ब्रज भाषा को मार्धर्य पूर्ण, मार्धर्यपूर्ण भाषा माना जाता है। ठीक है, सूरसागर ने जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इसमें वर्णन करा है। ठीक है, ठीक है ना। तो भक्ति काल में क्या हुआ है कि ब्रज भाषा का व्यापक क्या है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, भक्ति काल में। ठीक है ना, तो ब्रज भाषा क्या है, इसका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता। तो जो ये क्या है कि जो छायावाद युग का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये क्या है, छायावाद का, छायावाद का प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना, प्रसिद्ध महाकाव्य है ये। तो इसमें क्या है कि जो कामायनी है, ठीक है, वो जयशंकर प्रसाद की क्या है, महान कृति है। क्या है ये, महान कृति है ये। ठीक है, महान कृति, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो मनु और श्रद्धा का, जो मनु और श्रद्धा होती है उस कथा का क्या है, इसमें वर्णन किया गया है। मनु और श्रद्धा। ठीक है, मनु और श्रद्धा का इसमें क्या है, वर्णित किया गया है। तो जो ये है कामायनी, दार्शनिक विचारों से क्या है, ये भरपूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो वो कौन सी, तो वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 343 में ये किया गया है इसको राजभाषा घोषित। ठीक है, तो हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को, कब, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्या है, राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, कब, 14 सितंबर 1949। ही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 14 सितंबर को ही, तो 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है ना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों को जो सहायक राजभाषा, तो अंग्रेजी को, जो अंग्रेजी है उसको क्या है, अंग्रेजी को सहायक भाषा माना गया है। ठीक है, कौन सी, सहायक। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, संविधान में जो भाषा संबंधी है, ठीक है, उसे क्या है, प्रावधान महत्वपूर्ण है। संविधान में जो भाषा संबंधी है उसमें क्या है,
प्रावधान महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्या है, ये अनुच्छेद 343 में इसको राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ये क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? प्रसिद्ध, क्या है ये? प्रसिद्ध उपन्यास। ठीक है ना? तो इस ये क्या है कि ये किसी किसान जीवन पर आधारित है। किस पर? किसान जीवन पर। ठीक है, क्या है ये? किसान जीवन पर आधारित है। उपन्यास का जो मुख्य स्रोत क्या है? होरी है। ठीक है, मुख्य पात्र होरी है। और जो प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना? गोदान है वो क्या है? हिंदी की, हिंदी की, हिंदी साहित्य की एक अमूल्य कृति है। ठीक है, अमूल्य कृति है ये। ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वाक्य में एक ही संज्ञा पद की आवृत्ति 2 बार हो, ठीक है, एक ही पद की आवृत्ति 2 बार होती है, यानी कि पद, और जो ये होता है यहाँ पे आगे लगता है, ठीक है, वो क्या होता है? वर्ण, और ये होता है आपका पद पूरा। ठीक है, पूरा पद। तो जब संज्ञा पद की आवृत्ति 2 बार हो, उनके बीच योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां कौन सा समास होता है? जैसे कि पल पल, गांव गांव, तो वो कौन सा समास होता है? अभी मैंने आपको पीछे कराया, जहां आपको योजक चिन्ह और, ठीक है, जब आपका ये आ जाए तो इन शब्दों से किसकी पहचान होती है? तो वो आपकी होती है दृढ़ समास की। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? दृढ़ समास कहलाता है। क्लियर है? ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? पल पल, गांव गांव, दोनों क्या है? पद बराबर प्रधान होते हैं। क्लियर है? अव्ययी भाष में जब आपको यथा शब्द दिख जाए तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। ठीक है, क्लियर है ना?